नमस्कार, हेलो हिंदी में मैं डॉक्टर सरला आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित कहानी पुरस्कार का सार रूप में अध्ययन करेंगे। तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। प्रमुख पात्र। ये पुरस्कार कहानी के प्रमुख पात्र हैं मधुलिका, जो सिंहमित्र की कन्या है, अरुण मगध का राजकुमार है, महाराज जो कौशल के राजा हैं, कौशल नरेश हैं महाराज। तो जयशंकर प्रसाद की ये जो कहानी है पुरस्कार, वो उनकी ऐतिहासिक कहानियों में से ही एक प्रसिद्ध कहानी है। कौशल नरेश यानी कौशल के राजा हैं। तो कौशल राज्य में एक कृषि महोत्सव मनाया जाता है और उसी महोत्सव से इस कहानी की शुरुआत होती है। यानी इस महोत्सव में राजा एक दिन के लिए किसान बनते हैं, वो सोने का हल चलाते हैं, बड़ी धूमधाम से इंद्र का पूजन किया जाता है, लोग आनंद मनाते हैं और इस उत्सव में शामिल होने के लिए दूसरे राज्यों से भी युवक और राजकुमार आते हैं। इस महोत्सव का ये नियम है कि महाराज हल चलाने के लिए जिस धरती को चुनते हैं, उस धरती के मालिक को उस भूमि का चौगुना मूल्य अनुग्रह पूर्वक दे दिया जाता है और उसके पश्चात वह भूमि राजा का खेत कहलाई जाती है, वो राजा की भूमि बन जाती है। तो इस प्रकार इस बार जो कृषि महोत्सव के लिए भूमि चुनी गई, वो भूमि मधुलिका की थी। मधुलिका के खेत का चयन किया गया जिसमें महाराज ने हल चलाया और वो महाराज की भूमि बन गई। तो महाराज ने पुरस्कार के स्वरूप अनुग्रह पूर्वक कुछ थाल में स्वर्ण मुद्राएं रखकर मधुलिका को दी। अब मधुलिका ने पहले तो वो मुद्राएं अब शिरोधार्य अपने सिर से लगाकर उनका सम्मान किया, लेकिन उसके बाद उन्होंने उन मुद्राओं को महाराज के ऊपर ही बिखेर दिया। ऐसा देखकर महाराज की भ्रुकुटी यानी भौहें तन गई, महाराज को क्रोध आया और उन्होंने महाराज को क्रोध में देखकर मंत्री ने मधुलिका से कहा कि तुम ऐसा करके राजकीय अनुग्रह का अपमान कर रही हो। आज से हम तुम्हें इस भूमि का चौगुना मूल्य तो दे ही रहे हैं, साथ ही साथ जो राजकीय संरक्षण है, राजकीय रक्षण है, वो भी उसकी भी तुम अधिकारिणी बनती हो, यानी इस राज्य तुम्हारी रक्षा भी करेगा। तो ऐसा सुनकर मधुलिका कहती है कि मैं अपने बाप दादा यानी अपने पूर्वजों की ज़मीन को बेचना अपराध मानती हूँ और रही राजकीय रक्षण की बात, वो तो प्रत्येक प्रजा का हक है। एक राजा का ये कर्तव्य है कि वो अपनी प्रजा के अधिकारों की रक्षा करे, उसको सुरक्षा प्रदान करे। तो मधुलिका जो है राजा को इस भूमि को देने से मना नहीं करती, वो अपनी इस राष्ट्रीय परंपरा को तोड़ती नहीं है, लेकिन वो इसके बदले में जो मूल्य राजा उसे दे रहे हैं वो उसको स्वीकार नहीं करती। ऐसा करने के बाद महाराज जो कौशल नरेश हैं वो मधुलिका के बारे में जानना चाहते हैं कि कौन है ये। तब उन्हें महाराज को पता चलता है कि जो महान वीर सिंहमित्र हैं ये उनकी बेटी है। मधुलिका सिंहमित्र की कन्या है, जैसा मैंने ऊपर बताया। यानी ये वही सिंहमित्र हैं जिन्होंने मगध के सामने कौशल राज्य की लाज रखी थी, यानी उसकी रक्षा की थी, अपनी वीरता का प्रदर्शन किया था। उन्हें पता चला कि सिंहमित्र की कन्या है मधुलिका। इस प्रकार उत्सव चलता रहा और मधुलिका ने अपनी जो बातें कहनी थी वो बातें उसने कही और वो उत्सव समाप्त होने से पहले ही वहाँ से चली जाती हैं। उसी उत्सव में अरुण जो मगध का राजकुमार है वह भी इस उत्सव में आया हुआ था। उसने जब मधुलिका को देखा तो वो उसके भोले, उसके सुंदर रूप पर मोहित हो गया और वो भी उत्सव समाप्त होने से पहले मधुलिका से वही उसी खेत में जाकर मिला जहाँ पर मधुलिका चली गई थी। उसके खेत की जो सीमा पर एक विशाल वृक्ष था, मधुलिका वहाँ चली गई थी। तो अरुण वहाँ उससे मिला मधुलिका से और उसने मधुलिका को कहा कि वह उसका खेत राजा से उसे वापस दिलवा सकता है, लेकिन मधुलिका ने अरुण को मना कर दिया। क्यों? क्योंकि वो अपने उस राष्ट्र के नियम को बदलना नहीं चाहती थी, चाहे उसे कितना ही दुख उठाना पड़े इसके बदले में। इस प्रकार मधुलिका अब दूसरों के खेतों में काम करने लगी और रूखी सूखी रोटी खाकर उसी वृक्ष के नीचे उसने अपनी एक झोपड़ी बना ली और वहीं पर अपने दिन व्यतीत करने लगी।
आसपास के जो लोग थे, आसपास के जो किसान थे, वो भी मधुलिका का आदर करते थे। और इस प्रकार जो है मधुलिका को 3 वर्ष व्यतीत हो गए। एक बार जब वो अकेली रात्रि में अपनी गरीबी के ऊपर विचार कर रही थी, मधुलिका अपने अभाव पर विचार कर रही थी, तो उसे राजकुमार अरुण की बातें याद आने लगी। बाहर बड़ी जोरों की वर्षा भी हो रही थी। अचानक मधुलिका को कुछ शब्द सुनाई दिए। अब मधुलिका ने देखा कि बाहर राजकुमार अरुण खड़े हैं। मधुलिका ने उसे पहचान लिया। अरुण जो मगध के राजकुमार थे, उन्होंने मधुलिका को बताया कि उसे मगध से निकाल दिया गया है और वो कौशल में अपनी आजीविका खोजने के लिए आया है। अब मधुलिका ने अरुण से पूछा कि अगर तुम इतनी विपन्न अवस्था में हो, इतनी गरीबी की हालात में हो, तो अपने साथ इन सैनिकों को क्यों लेकर आए हो? तब राजकुमार अरुण ने जवाब दिया कि बाहुबल ही वीरों की आजीविका है, यानी कि मैं अपनी भुजाओं की शक्ति और अपने इन सैनिकों के साथ मिलकर एक नए राज्य की स्थापना करके वहाँ का राजा बनना चाहता हूँ। और उसने मधुलिका को यहाँ तक कहा कि मैं तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता हूँ। अरुण की ये बातें सुनकर मधुलिका से भी रहा नहीं गया। मतलब उसने, उसके हृदय में अरुण के प्रति जो प्रेम की संवेदनाएं थी, उसने उसे प्रकट किया और अरुण को बताया कि मैं आज तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। इस प्रकार अरुण ने कहा कि सचमुच तुम्हें मुझसे प्रेम है, यह मेरा भ्रम था। यानी आज मेरा भ्रम दूर हुआ कि मुझे पता चला कि तुम्हें भी मुझसे प्रेम है। अब राजकुमार अरुण ने मधुलिका से कहा कि अगर वो मेरा साथ दे तो मैं तुम्हें, यानी अगर मधुलिका अरुण का साथ दे तो वो उसे कौशल का सिंहासन दिलवा सकता है। लेकिन मधुलिका ने यह बात जब सुनी तो वो कांप उठी, डर से, भय से कांप उठी। राजकुमार अरुण ने अपनी पूरी की पूरी योजना मधुलिका को बताई और उसको कहा कि तुम राजा के पास जाओ और राजा के पास जाकर अपने खेत की जो धरती राजा ने ले ली है मधुलिका की, उसके बदले में तुम राजा से भूमि मांगो। और भूमि जो दुर्ग के दक्षिणी नाले के समीप जो जंगली भूमि है, उसे मांगना। मधुलिका ने ऐसा ही किया और राजा के पास गई, उसने भूमि मांगी और राजा भी मान गए। और वो भूमि जो है, हालांकि वो सैनिक महत्व की भूमि थी, सैनिक बड़ी वहाँ से हमला भी हो सकता था, वहाँ से सैनिकों के बड़ी योग्य भूमि थी, लेकिन फिर भी महाराज ने मधुलिका को वो भूमि दे दी। अब अरुण के साथ जो सैनिक थे, उन्होंने जंगलों को साफ करके वहाँ से रास्ता बनाना शुरू कर दिया। जंगल जो नगर से बड़ी दूर था, इसलिए लोगों का आवागमन वहाँ पर बड़ा कम था और सबको ये पता था कि भूमि राजा के द्वारा मधुलिका को दे दी गई है। तो इसीलिए लोग उस ओर से निश्चित थे कि यहाँ से किसी प्रकार के आक्रमण की या किसी प्रकार के राज्य के लिए कोई दुविधा की बात नहीं है। फिर अरुण ने अपनी पूरी योजना मधुलिका को बताई कि वो कौशल की राजधानी श्रावस्ती पर आक्रमण करके उस पर अपना अधिकार करना चाहता है। अरुण जब वहाँ से चला गया तो मधुलिका ने सोचा, उसने विचार किया कि वो उसी सिंहमित्र की कन्या है जिसने कौशल राज्य की रक्षा की थी, किससे? मगध से। और अरुण भी मगध का राजकुमार है। तो उसने सोचा कि मेरे पिता वो वीर सिंहमित्र हैं जिसने कौशल राज्य की रक्षा की। क्या आज मैं उनकी पुत्री कौशल को ऐसे हारते हुए देख पाऊंगी? क्या मैं देख सकूंगी कौशल की पराजय को? उसके मन में विचारों का द्वंद्व शुरू हो गया। यानी एक तरफ तो उसके मन में अरुण के प्रति जो प्रेम था और दूसरी तरफ उसका अपना देश, वो दोनों विचार का द्वंद्व जो है मधुलिका के मन में चलने लगा। अब दोनों विचारों के द्वंद्व में मधुलिका ने अपने देश प्रेम को चुना। उसने वो सारी की सारी बातें जो अरुण ने बताई थी सेनापति को जाकर बता दी। हालांकि पहले सेनापति को विश्वास नहीं हुआ, किंतु जब मधुलिका ने बताया कि आक्रमण वहाँ दक्षिण दिशा से होगा, तो सेनापति को विश्वास हो गया और उसने अपने सैनिक इकट्ठे किए और महाराज को जाकर सूचना दी। महाराज के सामने भी मधुलिका ने अरुण की योजना को बताई और महाराज स्वयं जो है युद्ध के लिए तैयार हो गए और शत्रु से लोहा लेने के लिए निकल पड़े। इस प्रकार जो है अरुण को बंदी बना लिया गया। अरुण की योजना असफल हो गई और महाराज ने अरुण को प्राण दंड दिया और उसके बाद मधुलिका से पूछा कि तुम पुरस्कार के रूप में जो चाहो वो मांग लो। इस पहले तो राजा की जो भूमि थी, राजा ने अपनी वो सारी भूमि मधुलिका को दे दी, लेकिन मधुलिका ने
राजा से ये वचन मांग लिया कि आप, मैं जो मांगूंगी वो आप मुझे देंगे। तो इस प्रकार राजा से वचन लेकर मधुलिका ने कहा कि मुझे भी प्राण दंड चाहिए, और ऐसा कहकर वो अरुण के पास जाकर खड़ी हो गई जिसे प्राण दंड मिला हुआ था। तो कहानी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। इस कहानी का उद्देश्य क्या है वो मैं आपको बता रही हूँ। पुरस्कार कहानी में प्रसाद जी ने प्रेम और कर्तव्य में द्वंद्व चित्रित किया है। यानी मधुलिका जो अरुण से प्रेम करती हैं और मधुलिका का अपने देश के प्रति जो कर्तव्य है उसमें द्वंद्व दिखाया गया है। अरुण को बंदी बनवाकर मधुलिका ने अपनी देशभक्ति का परिचय दिया, देश प्रेम का परिचय दिया, और अरुण को मृत्यु दंड मिलने पर स्वयं के लिए उसने पुरस्कार स्वरूप मृत्यु दंड मांगकर एक समर्पित प्रेमिका के रूप को सिद्ध किया है। यानी ये कहानी प्रेम पर कर्तव्य की विजय दिखाती है। यानी प्रेम उस पर हावी नहीं हुआ, उसने देश प्रेम को चुना और देश के प्रति फर्ज निभाने के बाद उसने अपने प्रेम को भी स्पष्ट किया, प्रेम के रूप को भी सिद्ध किया। और अरुण को प्राण दंड मिला हुआ था तो उसने भी पुरस्कार के स्वरूप राजा से प्राण दंड ही मान लिया। इस प्रकार यह कहानी प्रेम पर कर्तव्य की विजय और कर्तव्य पर प्रेम की विजय प्रकट करती हैं। तो ये थी जयशंकर प्रसाद की कहानी पुरस्कार। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है पुरस्कार, तो मधुलिका ने पुरस्कार स्वरूप प्राण दंड मांगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ संक्षिप्त रूप से मेरे द्वारा यह प्रयास कहानी आपको समझ आई होगी। इसको और भी अच्छी तरह से समझने के लिए मैं आपको ज़रूर कहूँगी कि आप पाठ्य पुस्तक में से एक बार कहानी ज़रूर पढ़ें। अगर आपको ये कहानी समझ आई हो और इससे जुड़े अगर प्रश्न भी आपके मन में कोई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।